अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी नंगे सिंह राठी जी, पार्टी के युवा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह संधू जी, बादली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार रहे विधायक भाई नरेश शर्मा जी, हल्का के अध्यक्ष श्री रमेश सिलानी जी, आज विशेष रूप से आप सबको आमंत्रित करने वाले और नए सिरे से चौधरी देवलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने वाले अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए भाई वतन घबराना जी और विशेष रूप से जिन्होंने चौधरी देवलाल जी के साथ, चौटाला साहब के साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए समय दिया, आज फिर आप सब लोगों को कैसे उनकी नीतियों से अवगत कराने का काम किया। आपके अपने मास्टर भवन सिंह जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के, ब्लॉक के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव घबराना के मेरे आदरणीय पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले मास्टर जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखी कि किस तरह से चौधरी देवलाल ने आम लोगों की भलाई के काम किए, कैसे जब उनको प्रदेश के लोगों की सेवा करने का मौका मिला उन्होंने इस तरह के कानून बनाए कि जिससे आम आदमी को सीधा सीधा फायदा हुआ। आपको याद होगा सन 1987 से पहले हमारे देश के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम था। 1983 में जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद सारे देश में चर्चा चलती थी कि कांग्रेस पार्टी अब आने वाले 50 साल तक लगातार राज करेगी, क्योंकि 1983 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास 450 सीट थी लोकसभा की, और 1987 में हरियाणा की विधानसभा का चुनाव हुआ। पंजाब में उग्रवाद का समय था, हरियाणा प्रदेश के हिस्से को कम करके पंजाब के लोगों को राजी करने के लिए राजीव लोगोवाल एक समझौता किया गया। उसमें हमारे हिस्से का जो पानी था वो कम कर दिया था, चंडीगढ़ भी पंजाब को दे दिया था। हमारे जो 107 गांव हिंदी भाषी जो हमें मिलने थे वो गांव भी पंजाब को रख दिए थे। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया, केवल चौधरी देवलाल ने विरोध किया। और जब चौधरी देवलाल इसका विरोध कर रहे थे तो बड़े बड़े नेता जो चौधरी देवलाल के राजनीतिक साथी थे, उन्होंने उनको टेलीफोन करके कहा कि पंजाब में अमन चैन आ जाएगा, आप इसका विरोध ना करो। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि पंजाब में अमन चैन हो, लेकिन मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि मेरे प्रदेश के किसान के हिस्से का जो पानी है उसको कम करके अगर पंजाब को खुश किया जाए तो मैं इसका विरोध भी करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चंडीगढ़ जो हमारी कैपिटल है, जो सैट कमीशन की रिपोर्ट में हरियाणा को दी गई है, अगर उसको पंजाब को देंगे तो भी मैं इसका विरोध करूंगा।
चौधरी देवलाल ने विरोध शुरू किया और विरोध शुरू किया न्याय युद्ध के नाम से। जब वो न्याय युद्ध के लिए निकले तो मुझे अच्छी तरह से याद है सन 1986 के अंदर जब उन्होंने हिसार से पद यात्रा शुरू करी थी, उस वक्त उनके साथ मुश्किल से 100 आदमी थे। जब उस 100 आदमियों को लेकर के चले थे, अखबार के लोगों ने नुक्ताचीनी करी थी कि चौधरी देवलाल का विरोध जो है वो केवल राजनीतिक है। कैसे राजनीतिक ताकत उनकी विरोध कर रहे हैं। बैठो में वैसे काम चला देगा। जब चौधरी देवलाल ने तो लोग ये मानते थे कि आंदोलन जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग इस आंदोलन में चौधरी देवलाल के साथ जुड़ेंगे नहीं। लेकिन जब दिल्ली तक पहुंचे जो 100 की संख्या थी वो लाखों में तब्दील हो गई। और दिल्ली के बोर्ड क्लब पे जाकर के जब चौधरी देवलाल ने एक रैली करके केंद्र की सरकार ने जिसने हमारे खिलाफ फैसला लिया था उसको जाकर के जब चेताया और कहा कि आप हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप हरियाणा के हितों को पंजाब के गिरवी नहीं रख सकते। अगर आप हरियाणा से छेड़खानी करोगे तो दिल्ली में बैठे लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और उस वक्त में चौधरी देवलाल ने न्याय युद्ध की अंतिम जो रैली थी वो करी थी जेल के अंदर। उसमें भी लाखों लोग शामिल हुए। आप में से भी बहुत सारे साथी गए हुए। वहां चौधरी देवलाल ने 3 बातें लोगों के सामने कही थी। सबसे पहले बुजुर्गों से कहा था कि मर मत जाना, अगर आप मुझे इस प्रदेश की सत्ता सौंपोगे तो मैं तुम्हें मान सम्मान के रूप में 100 रुपये माँ बाप पेंशन दूंगा। वो जो 100 रुपया था वो आज 10,000 से भी ज्यादा है। दूसरा वायदा किया था किसान के साथ। हालात किसान के इस किस्म के थे जिस तरह से आज किसान दुखी है, परेशान है, इसी तरह उस वक्त भी दुखी और परेशान था। कर्जा चढ़ा हुआ था, 10-10 हजार के कर्जे माफ करने की बात चौधरी देवलाल ने मंच से कही। और तीसरी जो बात कही थी वो चौधरी देवलाल ने ये कही थी कि अगर आप लोगों ने मुझे इस प्रदेश की बागडोर सौंप दी तो गरीब की बेटी के लिए भी कन्यादान के रूप में 5100 रुपये दूंगा। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अखबार के अंदर बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने LLB कर रखी है। चौधरी देवलाल तो अनपढ़ आदमी है। और बंसीलाल ने ये कहा कि अगर कानून से ये सारी चीजें दी जा सके तो फिर चौधरी देवलाल की बजाय मैं लोगों को दे दूंगा। कि केवल बहकाना, आपको बहकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि जब आपने चौधरी देवलाल को प्रदेश की सत्ता सौंपी, बागडोर दी, तो सबसे पहले किसान का 10,000 का कर्जा माफ किया। 100 रुपये पेंशन करी जो आज बढ़ करके 2250 रुपये हो रही है। और उसके साथ साथ गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम शुरू करी थी जो आज 51,000 हो रही है। मास्टर जी इसलिए बता रहे थे कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करी थी। उन्होंने तो लोगों की कैसे सेवा की जा सके उसके लिए उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है लोगों के बीच में खड़े होकर के सेवा में लगाया।
लालच अगर किसी ने दिया, कभी उनको किसी ने बरगलाने की कोशिश करी, अगर कहीं किसी समाज के साथ, चाहे वो गांव का गरीब आदमी था, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, अगर सरकार ने उसको कहीं दबाने की कोशिश करी तो चौधरी देवीलाल ने बड़े बड़े पदों को ठोकरे मार करके और उस गरीब के, मजदूर के, किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलवाया। उदाहरण है आपके सामने। चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। अगर स्वार्थी होते तो फिर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते। उस वक्त मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुला करके कहा था कि अगर आप मुख्यमंत्री रहना चाहते हो तो फिर चरण सिंह का साथ नहीं दो। चौधरी देवीलाल ने सीधा सीधा कहा उनसे कि मैं मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ, मैं किसान के घर में पैदा हूं। अगर कोई किसान का अपमान करेगा तो मुख्यमंत्री का पद तो बहुत छोटा है, मैं प्रधानमंत्री के पद पे उसको भी छोड़ सकता हूं। मुख्यमंत्री का पद छोटा, चौधरी चरण सिंह का साथ दिया, फिर उसको मोरारजी देसाई को मजबूर होकर के फिर से चौधरी चरण सिंह को अपनी कैबिनेट में लेना पड़ा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज जो मौजूदा सरकार है, जिस सरकार में लगातार गांव में बसने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है। आज ऐसी हालत है कि हम अपनी फसल अगर बाजार में बेचने जाते हैं तो सरकार हमें पर्ची काट करके देती है। सरकार की तरफ से टेलीफोन पे SMS आता है, मैसेज आता है कि फलाना किसान गांव का जो अपनी 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल फसल मंडी में लेकर के आ सकता है। हमारे ऊपर इस बात की पाबंदी है, अगर किसी के 100 क्विंटल बाजरी घर में होगी तो सरकार उसकी 100 क्विंटल बाजरी एक दिन में नहीं खरीदती, उसको कहती है 20-20 क्विंटल करके हमारे पास 5 दफा में लेकर के आओ। 5 दफा खरीदती नहीं, 25 क्विंटल बाजरी के ऊपर कैप लगा दिया जाता है कि आप 25 क्विंटल से ज्यादा मंडी में नहीं बेच सकते। आपको MSP नहीं मिलेगी, आपको पूरा जो रेट है सरकार की तरफ से वो नहीं मिलेगा। अगर कोई अपनी सरसों लेकर के जाता है तो उसमें भी पाबंदी है। अब की बार तो गेहूं बेचने गए थे, उसमें भी पाबंदी ठीक नहीं थी। अब की बार गेहूं कच्ची बेच के आए थे, टुकड़ों में बेच करके आए थे। कई बार घेरनी पड़ी। न केवल किसान को परेशान किया बल्कि व्यापारी और किसान का संबंध खत्म हो, इसके लिए भी सरकार ने नई पॉलिसी बना दी थी। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना की बीमारी जो है इससे लोग डरे हुए थे। हर आदमी अपने घर में बंद था। हमारी मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना की बीमारी आई तो एक कमेटी बनाई गई, राजनीतिक कमेटी। उस कमेटी के अंदर मुख्यमंत्री थे, उसके मंत्री थे, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, उसका मेंबर मैं भी था। और जब बीमारी के बारे में चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री हमारे से पूछ रहा था इस महामारी से कैसे निपटा जाए। हमने मुख्यमंत्री को कहा कि सरकार जो भी फैसला इस बीमारी से निपटने के लिए लेगी, हम सरकार का सहयोग करेंगे, ना कि हम उसका विरोध करेंगे। मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री जी से कहा था इस महामारी के दौरान किसान के खेत की फसल भी पक करके तैयार हो रही है। उन दिनों सरसों की कटाई चल रही थी। मैंने पूछा कि सरसों कैसे खरीदोगे, किसान आपकी सरसों मंडी में कैसे लेकर के आएगा? तो कहने लगे किसान की सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे, किसान के सामने कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये भी कहा कि हमने 2200 मंडियां बना दी, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख करके किसान की फसल को ले लेंगे।
लेकिन साथियों, हरियाणा के किसान की फसल नहीं खरीदी सरसों, फसल खरीदी राजस्थान के किसान की। बिचौलों को शामिल कर लिया। इस सरसों का भाव 4400 रुपए क्विंटल था। राजस्थान से 3800 रुपए क्विंटल से सरसों लाकर के हरियाणा की गोदाम कर दी। 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से 8000 बोरी लाकर के रखी। 480 करोड़ रुपया सरसों में हरियाणा प्रदेश के किसान को तो दिया नहीं, राजस्थान से जाकर के बिचौले खा गए। जब हमें इस बात का पता लगा, मैंने मुख्यमंत्री से कहा, तो मुख्यमंत्री ने फिर जहां सरसों रखी छापे मराए और छापे मरा करके मुझे टेलीफोन करके बताया कि सरसों में गड़बड़ी है। मैंने कहा, जिन लोगों ने गड़बड़ी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको पकड़ो। बजाय जो मगरमच्छ थे जो ये काम कर रहे थे उनको पकड़ने की बजाय 4 सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिए, सजा सेक्रेटरियों को दी और पैसा सरकार में बैठे लोग अपनी जेबों में डाल दिए। ये हालत गेहूं में थी। अब की बात, जब तुम अपनी गेहूं बेचने गए थे, सबसे पहले तो 25 क्विंटल से ज्यादा लेकर के नहीं जा पाए, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट थी, डेढ़ महीने के बाद किसान को उसकी पेमेंट करी गई। 1.5 महीने का मतलब ये था कि 17,500 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार से हरियाणा को गेहूं की खरीद करने के लिए दिया गया। उस 17,500 करोड़ रुपए को जब उन्होंने बैंक में डाल दिया, उसका 1.5 महीने का ब्याज जो है 950 करोड़ रुपए बनता था, वो पैसा इन्होंने आपको पेमेंट देने की बजाय 950 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में बैंक से लेकर के लोग खा गए। हमने जब कहा कि इस चीज की जांच हो, तो आश्वासन दे दिया कि जांच करेंगे। लोग परेशान हो रहे थे, लोग घरों में बैठे थे, लोगों की फसल ही खरीदी जा रही थी। मुख्यमंत्री को, सरकार में बैठे लोगों को चिंता हो रही थी रेवेन्यू की। मुख्यमंत्री ने हमारे सामने 2 बात रखी। कहने लगा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तनख्वाह के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो हमने पूछा क्या करोगे? कहने लगा, शराब के ठेके खोल देते हैं। कहने लगा, रजिस्ट्रियां खोल देते हैं। जब शराब के ठेकों का विरोध हुआ तो शराब के ठेके खोलने की बजाय गोदामों में चोरी करवा दी। फतेहाबाद के गोदाम से चोरी हुई, सोनीपत के गोदाम से चोरी हुई, पानीपत के गोदाम से चोरी हुई, अम्बाड़ा के गोदाम से चोरी हुई। जो चोर थे, जो चोरी से दारू निकाल करके लाखों बोरियां, लाखों बोतलें, जिन्होंने जो 100 रुपए दारू की बोतल थी 400, 500 रुपए में ब्लैक में बेचने का काम किया। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एसआईटी का गठन कर दिया, लिपापोती करके उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने जा रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्री खोल दी। रजिस्ट्री में अकेले आपका जो गुड़गांव जिला है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियां करी। हम कोई भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, हमें एनओसी लेनी पड़ती है। किसान अगर अपनी जमीन किसी को बेचता है, उसको कितनी सारी एनओसी लेनी पड़ती है। ये सारी जमीनें बिना एनओसी के दे दी। और एक ऐसा गांव था जिस गांव के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर रखा था, इन 2 गांवों की जमीन जो है इनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो 900 मीटर के दायरे में आता था। वहां पे डिफेंस का डिपो है, उस डिपो के नजदीक मकान नहीं बना सकते। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी उस गांव के टीमा गांव के अंदर रजिस्ट्रियां कराई गई। मुख्यमंत्री कहने लगा कि इसमें गड़बड़ हुई है, इसलिए मैंने रोक लगा दी। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि मुख्यमंत्री जी रोक तो लगा दी, आप कहते हो गड़बड़ हुई है। हम कहते हैं कि 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए एक रजिस्ट्री के हिसाब से लिए गए हैं। तुम्हारे अधिकारी जो है स्वयं ये बयान दे रहे हैं
आपने जो पैसा इन रजिस्ट्रियों के अंदर जो तहसीलदार के माध्यम से ऊपर गया है, मैंने पूछा कि क्या वो पैसा आपके पास आया? मुख्यमंत्री कहता अगर मेरे पास आता तो मैं रोक क्यों लगाता? अगर मुख्यमंत्री पे नहीं आएगा तो फिर उस डिपार्टमेंट के मंत्री पे जाएगा, और उस डिपार्टमेंट का मंत्री कोई और दूसरा नहीं है। जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए चौधरी देवीलाल के नाम को बीजेपी के गिरवी रख करके आए, जिन लोगों ने आप सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे, आपको रोक करके खुद सत्ता में शामिल हो गए, उन लोगों के पास ये मंत्रालय। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया था, आज उसी तरह से उन लोगों के लिए सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है। आज उनके असली चेहरे बेनकाब हो गए। किस तरह से आज हरियाणा के अंदर लूट मची है, वो लोग किस तरह से उसमें शामिल है। जहां किसान की कमेरे की लड़ाई चौधरी देवीलाल लड़ते थे, चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन आज किसान कमेरा जब इस प्रदेश में लूट रहा है, उसकी मदद करने की बजाय उस किसान का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों आपसे निवेदन करने आए, अगर आप जब से हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को फिर से लागू किया जाए तो आपके पास एक मौका है। अभी बड़ौदा का उपचुनाव है और बड़ौदा के लोग दुखी है, परेशान है। वहां के लोगों ने फैसला कर रखा है कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार को इस चुनाव में जमानत नहीं बचने देंगे। कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि कांग्रेस की दाल फिर आज दूधियों में बढ़ रही है। कांग्रेस की तो ऐसी हालत है कि अगर कोई बुड्ढा जी के पास चला जाए तो फिर मान के चलो शैलजा उससे नाराज हो जाती है, कहीं किरण नाराज हो जाती है, कहीं कुलदीप नाराज हो जाता है, कहीं सुरजेवाला नाराज हो जाता है। अगर कोई गलती से उनके पास चला जाए तो फिर ये बाकी दूसरे उससे नाराज हो जाते हैं। वहां लोगों ने हुड्डा साहब का भी 10 साल का शासन देखा है। वहां 10 साल के अंदर किसी भी गांव में कोई छोटा मोटा विकास नहीं हुआ। लोग उससे भी दुखी है। लोग फिर से चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़े। वहां बीजेपी के लोग जाकर के मंत्री ये कहते हैं कि अगर इसे एक सीट को आपने किसी दूसरी पार्टी को जिता भी दिया तो उससे कौन सा हमारा नाम चला जाएगा। इस प्रजातंत्र में वोट जो है आप किसी से जाकर के हाथ जोड़ के तो ले सकते हो, किसी को डरा करके आग दिखा करके वोट थोड़े ले सकते हैं। वो तो डरा रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर हल्के का विकास चाहते हो तो फिर हमारे उम्मीदवार को जिता देना। पहले शर्त लगा रहे हैं उनके सामने। इसलिए वहां के लोगों ने फैसला कर रखा है, अब की बार वो आपके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के आपके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना होगा। आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपका भाईचारा है, आप लोगों के सामाजिक रिश्ते। आप समय निकाल करके 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उनके बीच में जाओ। जो दिक्कतें कठिनाइयों का सामना आपने किया है उन सब का जिक्र करो। जब कमलाना गांव के 100 लोग जाकर के इकट्ठे होकर के गांव में जाके लोगों से मिलेंगे तो वहां के व्यक्ति को इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि कमलाना वाले थाई पास क्यों आए। अगर आप जाओगे तो 100% उनका मन बदलेगा। ये कहते हैं ना कि एक सीट से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से बाई इलेक्शन जीत करके आए थे। कांग्रेस का राज था, बंसीलाल की सरकार थी, जो सरकार जोड़ तोड़ से बनी थी, जिसके अंदर बीजेपी शामिल थी, जिसके अंदर जनता दल शामिल था, जिसमें निर्दलीय शामिल थे, जिसमें बंसीलाल की पार्टी। बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गया मेजोरिटी में।
लेकिन नरवाना के उपचुनाव में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीत करके गए तो जो गठबंधन की सरकार उन्होंने बना रखी थी उसमें भगदड़ मची थी। चंद दिनों के बाद बंसीलाल की सरकार गई और हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनी थी। आज भी ऐसी हालत है, इनका गठबंधन हुआ नहीं, उससे पहले विरोध होना शुरू हो गया। इनके अपनी पार्टी के लोग इनका विरोध करने लगे। विरोध है कि नहीं है? आज का अखबार पढ़ा था मैंने, पहले तो गौतम बोलता था अकेला, गौतम के बाद बबली ने बोलना शुरू किया। आज तो बरवाड़ा से जो विधायक है उसने भी सरकार की तीखी आलोचना करी है, उसने भी कहना शुरू कर दिया बड़ौदा के उपचुनाव में आप अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लेके आओ, 100% इस गठबंधन की सरकार को सत्ता से पार कर देंगे। आज तो साथियों ने वतन के साथ मिलकर के युवाओं ने जिन्होंने आज इस पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उन युवाओं का सबका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, जब आप सत्ता में आ जाओगे, चौधरी देवीलाल ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे उनको हमेशा पूरा किया। चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार लगा करके हर गांव के व्यक्ति की, पंचायत की बात को सुनकर के विकास के काम कराए, रोजगार दिया, नौकरी दी। वहीं आने वाले समय में जब आप अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए किसान का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। यहाँ किसान का कर्जा माफ करेंगे। इन लोगों ने तो वायदे किया थे 5100 रुपये हम पेंशन कर देंगे। आप अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में ले आओ। हमारी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, पहले चौधरी से काम करो। हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके माँ बाप को चिंता होती है कि मैं इसकी शादी कैसे करूं, इसको कैसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी सरकार बनाओ, बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए करना। इन्होंने तो वायदे किए थे कि हम युवाओं को 75% रोजगार देंगे, जो बच जाएंगे उनको 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। 9 महीने निकल गए और ना देंगे। युवा साथियों, तुम अपनी कोशिश करो और लोगों को जोड़ो। हम हर घर से पढ़े लिखे युवा को रोजगार देने का काम बड़ौदा का उपचुनाव तुम जीतो, ताकि आने वाले समय में लोगों में विश्वास आपकी पार्टी के प्रति बढ़े। और जब विश्वास बढ़ेगा तो 100% अगला समय आपकी पार्टी का होगा। यही बात आपसे करने आया था। जो साथी शामिल हुए उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मास्टर जी से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि मास्टर जी, अब गांव में बैठने की जरूरत नहीं। आप जैसे व्यक्ति आप लोगों के बीच में जाओ, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को फिर से लोगों के बीच में ले जाकर के बखान करो, बताओ, ताकि इन बेईमानों से हमें छुटकारा मिल सके। पानी को लेकर के गांव के लोगों ने रोड जाम किया था। मेरे को बताया नहीं किस मामले में रोड जाम हुआ। तो पानी का मामला था। आप मुझे बताओ कि आपके लिए पानी की दिक्कत है, मैं आपके पानी के लिए अधिकारियों से बात करूंगा, और ना केवल बात करूंगा बल्कि उन अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि वो आपकी दिक्कत कठिनाई को ठीक करके जाए। अभी जब यहाँ से रोहतक जाऊंगा, रोहतक जाता जाता उन सबसे बात करके उनकी जिम्मेवारी लगा करके जाऊंगा और समय दे करके जाऊंगा कि अगर इतने दिनों में इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर कबराना गांव में दोबारा फिर आऊंगा।